बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएस के जिस सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेक्शन सी। सेक्शन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीएस का, और आपको पता है कि बीएस के अंदर सेक्शन ई और सी है, ए है और बी, ये चार इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। सेक्शन डी को आपने नहीं करना होता। सेक्शन सी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम उसका बेसिक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर आपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने होते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर और रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके अंदर आपने तीन चीज़ें पढ़नी होती है कि जो साइकोलॉजी होती है उसका मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या रोल होता है, रोल ऑफ मेडिकल साइकोलॉजी। सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है सेक्शन सी के अंदर। दूसरी चीज़ आपने ये पढ़नी है सेक्शन सी के अंदर कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो साइकोलॉजी को डिटरमिन करते हैं। तो रोल के बाद प्रिंसिपल, ओके, ऑफ साइकोलॉजी, और प्रिंसिपल्स के बाद आपने न्यूरो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर या न्यूरो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इसको पढ़ना है। ठीक है, न्यूरो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। जो रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द मेडिकल प्रैक्टिस है, तो इसके अंदर डिफरेंट हेडिंग आ जाती है क्योंकि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो किन किन चीज़ों को डिटरमिन करते हैं, इनके क्या क्या रोल होते हैं। अब इनके क्या क्या रोल होते हैं इनको तकरीबन हम अ, 6 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के क्या क्या रोल होते हैं। सबसे पहला रोल होता है इन द इटियोलॉजी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। नंबर 1 लिख लेते हैं इसको क्लासीफाई करके। नंबर 1 इटियोलॉजी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, के किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की इटियोलॉजी क्या होती है। दूसरा जो वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलनेस को ट्रिगर कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। तो दूसरा फैक्टर होगा प्रेसिपिटेशन ऑफ या ट्रिगरिंग ऑफ इलनेस। नंबर 3 होगा मैनेजमेंट ऑफ इलनेस। ओके, नंबर 4 होगा डिजीज़ कॉजिंग डिसेबिलिटी, हैंडीकैप एंड स्टिग्मा। ओके, तो नंबर जो 4th होगा उसमें ऐसे डिजीज़ को पढ़ेंगे जो डिसेबिलिटी करवा देते हैं, माजूरी करवा देते हैं, किसी भी बंदे को मफलूज बना देते हैं या उसके ऊपर एक बुरा इंप्रेशन पड़ जाता है सोसाइटी का, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पेशेंट के रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो क्या अगला रोल होगा कि ये डिटरमिन करना है कि पेशेंट का रिएक्शन क्या होगा, किसके लिए, अ, किस इलनेस के लिए। तो पेशेंट का रिएक्शन है। और लास्ट में जो आपने क्या पढ़ना है, कुछ मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्पटम होते हैं, तो जिनको बोलते हैं मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्पटम। ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है रोल ऑफ मेडिकल साइकोलॉजी के अंदर। इसमें पहला ई से टियोलॉजी या पी से हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन और ट्रिगरिंग ऑफ इलनेस है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इलनेस है। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग डिसेबिलिटी, हैंडीकैप एंड स्टिग्मा। तो हम डिजीज़ क्या करवा सकता है, हैंडीकैप करवा सकता है, डिसेबिलिटी करवा सकता है, हैंडीकैप करवा सकता है, स्टिग्मा करवा सकता है। पेशेंट का रिएक्शन क्या होगा इलनेस के लिए, या कुछ मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्पटम्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर कोई ना कोई साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, तो हमने इनके रोल को पढ़ना होता है इनके अंदर। ठीक है, और वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो साइकोलॉजी को डिटरमिन करते हैं। तो इसके अंदर आपने पढ़ना होगा, लर्निंग पढ़ना है, मेटाकॉग्निशन पढ़ना है, मेमोरी पढ़ना है, परसेप्शन पढ़नी है आपने। ओके, इसके बाद थिंकिंग वाला प्रोसेस क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, और पर्सनैलिटी क्या होती है। ये सारे फैक्टर्स आपने पढ़ने हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। ठीक हो गया। और लास्ट हेडिंग है न्यूरो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। इसमें आप न्यूरोनैटमी की ज़्यादा बातें करते हो, इसमें आप ये करते हो कि कौन सा एरिया किस एरिया को कंट्रोल करता है, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को कौन कंट्रोल करता है, पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्पीच को कौन सी एरिया कंट्रोल करता है, कौन सा डोमिनेंस होता है, लेफ्ट वाला डोमिनेंस होता है, राइट वाला डोमिनेंस होता है। वो सारा आपने न्यूरो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर में पढ़ना है। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है स्लीप वाला। लेकिन इसके अलावा आपने एल से लैंग्वेज पढ़ना है न्यूरो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर में कि कौन से एरियाज होते हैं, वर्निकेज एरिया क्या होता है, ब्रोकाज एरिया क्या होता है, मेमोरी को कौन कौन से एरियाज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और आपने ये पढ़ना है कि जो अराउज़ल होती है, कॉन्शियसनेस होती है, इसको कौन-कौन से एरियाज़ डिटरमिन करते हैं। और जो स्लीप होती है, स्लीप की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप की स्लीप होती है, और स्लीप की कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ वगैरह ये भी आपने पढ़नी है। तो ये पूरा मैंने समराइज़ कर दिया सेक्शन सी। इसी इन्हीं हेडिंग्स के ज़रिए आपने पूरे सेक्शन सी को कवर करना है। ठीक है, देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन आगे आगे एक ही हेडिंग के आगे मज़ीद सब हेडिंग आना शुरू हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ कि क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपने इस मेडिकल साइकोलॉजी वाले की हेडिंग्स करनी है। ओके, फिर आप आओगे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग में से सवाल ज़्यादा आ जाते हैं।
परसेप्शन में से इतने सवाल नहीं आते, मेटाकॉग्निशन से भी सवाल आ जाते हैं, मेमोरी से भी आ जाते हैं, इमोशंस से बहुत सारे सवाल आते हैं, मोटिवेशन से इतने सवाल नहीं आते, इंटेलिजेंस से भी सवाल आ जाते हैं और पर्सनैलिटी वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग वाला पर्सनैलिटी है, ओके, ये आइस इंटेलिजेंस है, ये इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमोशन वाला टॉपिक, यहाँ से भी कुछ चीज़ें आ जाती है, परसेप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटाकॉग्निशन और मेमोरी ये मेजर है, लेकिन लर्निंग है, पर्सनैलिटी है और इंटेलिजेंस है, ये 3 मेजर टॉपिक्स आते हैं। जो न्यूरोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है या न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लीप, और दूसरे नंबर पे बारी आती है लैंग्वेज की आती है, ठीक है? और जो मेमोरी और जो अराउज़ल होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मोर और लेस एमसीक्यूज़ में आ सकता है 1-2 नंबर का, लेकिन मेजरली स्लीप और लैंग्वेज वाले हेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया? तो ये पूरा मैंने स्केच बना दिया है इस पूरे अ, सेक्शन सी का। आज की इस वीडियो के अंदर हम रोल ऑफ मेडिकल साइकोलॉजी इन द मेडिकल प्रैक्टिस इसको पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया? अब साइकोलॉजी के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और हमारा इंटरैक्शन। तो साइकोलॉजी के अंदर कितनी चीज़ें आ जाती हैं? 3 चीज़ें। हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा रहन-सहन क्या होता है और हमारा इंटरैक्शन क्या होता है दूसरे लोगों के साथ। इन तीनों को मिला के हम साइकोलॉजी वगैरह कह देते हैं। अब साइकोलॉजी के क्या-क्या रोल होते हैं? सबसे पहला रोल होता है रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द एटियोलॉजी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है? तो पहले हम इस पहली हेडिंग को कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारी डिज़ीज़ की etiology को डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि किसी बंदे की हैबिट्स होती है, और आपको ईज़ी कर देता हूँ, कोई जो बंदे लोग ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक खाते हैं, तो उनके अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बार-बार चिकनाई वाली खुराक को खाना, ये हैबिट्स बन जाती है और हैबिट्स बिहेवियर बन जाती है, ठीक है? आप जो काम करते रहते हो, वो बिहेवियर बन जाता है। जो लोग चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते होते हैं, फैटी डाइट लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है, उनके अंदर हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्मोकिंग, फैटी फूड को लेना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, ये बिहेवियर है, और इस बिहेवियर की वजह से जो डिज़ीज़ आ जा रहा है, वो है इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़, ठीक है? हार्ट डिज़ीज़। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि अगर ओबेसिटी है या कोई ट्रैंक्विलाइज़र का मिसयूज़ कर रहा है, ज़्यादा ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है या कोई स्ट्रीट ड्रग्स ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैनाबिस इंडिका, हेरोइन, जो ड्रग ऑफ अब्यूज़ होती है, तो इनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकती है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। यानी जो हमारा बिहेवियर होता है, वही किसी न किसी डिज़ीज़ के etiology क्या बोलते हैं, कॉज़ेटिव एजेंट को डिटरमिन करता होता है, ठीक है? अगर हम बड़े पैमाने के ऊपर ये अवेयरनेस पैदा करें कि अल्कोहल लेने से लिवर का सिरोसिस हो जाता है, अल्कोहल लेने की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग से, फैटी डाइट से इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ हो सकते हैं। तो इन हेल्थी बिहेवियर को प्रमोट करने की वजह से हम डिज़ीज़ से भी बच सकेंगे। तो पहला आपने समझ लिया रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द etiology ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। इसके बाद रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द प्रेसिपिटेशन एंड ट्रिगरिंग ऑफ इलनेस। इसका मतलब क्या होता है? जब आप पढ़ोगे सेक्शन ई, तो सेक्शन ई में एक टॉपिक है, उसका नाम है स्ट्रेस, और स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। आपको ये भी पता है कि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस खराब होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, तो डिफरेंट डिज़ीज़ वगैरह आ सकते हैं, अस्थमा वगैरह हो सकता है, एलर्जिक वगैरह हो सकती है, एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ हो सकती है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा स्ट्रेस बार-बार लेता रहता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, चाहे वो फिज़ियोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंदर सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, तो किसी भी डिज़ीज़ को वो ट्रिगर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं कहूँ कि किसी बंदे को एंजाइना था, और लेकिन उसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, काम का स्ट्रेस ले लिया है, या अचानक इसने किसी अपने रिश्तेदार की फ़ौतगी की खबर सुनी है, तो इस बुरे अ, खबर की वजह से उसका जो स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस ने इसकी बीमारी को ट्रिगर कर दिया, ठीक है? प्रेसिपिटेट कर दिया, ओके? या अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने जो गर्द-गुबार वाली जगह पे नहीं जाना, लेकिन अगर वो इन जगह पे चला जाता है, जहाँ पे उसको एलर्जी है, तो डिज़ीज़ ट्रिगर हो जाएगा। यही केस एलर्जी में होता है, या एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ वाले बंदे को कहते हैं कि आपने जो स्पाइसी फूड्स नहीं लेनी, ठीक हो गया? या माइग्रेन वाले को कहते हैं कि आपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करना है, जिससे वो सेंसिटिव होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो किसी भी इलनेस को ट्रिगर करते हैं, ओके? अब इसके बाद नंबर 3 हेडिंग है, रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इलनेस। अगर किसी को बंदे को बीमारी हो गई है, तो बीमारी को ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? यानी साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये 2 हेडिंग है, वो आपस में एक-दूसरे के रेसिप्रोकल है।
बढ़ाने से ये होगा कि आपने नेगेटिव स्टिमुलस अप्लाई किया, नेगेटिव स्ट्रेस अप्लाई किया, लेकिन जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट अप्लाई करोगे, हेल्थी बिहेवियर होगा, पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस होगा, तो इसकी वजह से आप बहुत सारे डिजीज़ को मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट है, जिसको अस्थमा हुआ हुआ है, हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है, तो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अच्छा माहौल क्रिएट करोगे, तो उसका डिज़ीज़ ट्रिगर नहीं करेगा, उसके बीमारी को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक हो गया? ओके। तो जो पॉज़िटिव एटीट्यूड होता है लोगों का, पॉज़िटिव बिहेवियर होता है, उसकी वजह से भी हम काफ़ी सारे डिज़ीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है कि रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स इन डिज़ीज़ कॉज़िंग डिसेबिलिटी के कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती है, कुछ ऐसी इलनेस होती है जिसकी वजह से कोई बंदा माज़ूर हो जाता है, मफ़लूज हो जाता है या उसके ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाता है सोसाइटी की तरफ से। जैसे कोई फीमेल है, इनफर्टाइल है, तो जो बाँझ होती है, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा बुरे-बुरे इल्ज़ामात लगना शुरू कर देती है, ठीक है? तो इनको बोलते हैं स्टिग्मा। तो इनके अंदर भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर ऐसे डिज़ीज़ जिसकी वजह से कोई बंदा माज़ूर हो गया, मफ़लूज हो गया, तो उसके अंदर क्या-क्या साइकोलॉजिकल रिएक्शन आना शुरू हो सकती है। उस बंदे में नाउम्मीदी आना शुरू हो जाएगा, मायूसी होगा, गिल्ट होगा, उसको बड़ा गुस्सा आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फ्रस्ट्रेशंस होती है, ठीक है? और उसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है। ज़िंदगी के किसी भी काम में वो दिलचस्पी नहीं लेता होता। तो ये सारी साइकोलॉजिकल रिएक्शन आना शुरू हो जाती है उन डिज़ीज़ के अंदर, जिन डिज़ीज़ की वजह से वो माज़ूर या मफ़लूज हो गया है या उसके ऊपर सोसाइटी की तरफ से बुरे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ठीक है? बुरे कमेंट्स पास हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिग्मा। फॉर एग्ज़ाम्पल एचआईवी या एड्स वाले पेशेंट को या इनफर्टाइल पेशेंट को नॉर्मली सोसाइटी के अंदर काफ़ी मायूब समझा जाता है, तो इनको बोलते हैं स्टिग्मैटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन पेशेंट रिएक्शन टू द इलनेस। अब इसके अंदर क्या आ सकता है? कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई बंदा बीमार होता है घर के अंदर, तो उसकी बड़ी देखभाल की जाती है, उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है। तो जो पेशेंट होता है, वो तो कहता है कि मैं साल के 24 घंटे थोड़ी होते हैं, साल के 365 दिन बीमार ही रहूँ, तभी सारे घर वाले मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा नरम बन के रहेंगे। लेकिन अगर वो इस तरह से करके रहेगा, तो वो बंदा कभी सेहतयाब हो नहीं सकता, वो हमेशा बीमार ही रहेगा, उसकी फीलिंग्स, उसका मेंटल पावर, उसकी फिज़िकल पावर, ये सारी की सारी सीख ही रहेगी, बीमार ही रहेगा, ठीक है? तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स अपने आप को बीमार रहना पसंद करते हैं या पेशेंट्स होते क्या हैं, डॉक्टर की बात को सुनते नहीं हैं। कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मुझे दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस केस में जो पेशेंट का रिएक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है टुवर्ड्स द इलनेस और वो बंदा सही तरह रिकवर नहीं कर पाता। अब लास्ट है मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिज़िकल सिम्पटम। अब मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिज़िकल सिम्पटम अगर नाम पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे फिज़िकल इलनेस होती है जिनको हम नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं करते। सिर्फ़ आपने ना याद रखना है कि किन-किन कंडीशन के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये आती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन में, ओके? या राइटर क्रैम्प्स में, एटिपिकल फेशियल पेन में, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में, ओके? यानी ये इन चीज़ों के अंदर जो पेशेंट्स होता है, वो अपने आप को सही तरह समझा नहीं पाता कि मेरे साथ हुआ क्या है, अपने सिम्पटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिज़िकल सिम्पटम को एमयूपीएस बोलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम याद रखना है आपने, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया याद रखना है, ठीक है? तो ये हमने सारा पढ़ लिया है रोल ऑफ मेडिकल साइकोलॉजी कि ये एटियोलॉजी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम को डिटरमिन करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ इलनेस को मैनेजमेंट है, डिजीज़ कॉजिंग डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, स्टिग्मा आ जाएगा, पेशेंट रिएक्शन और लास्ट है मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्पटम। ये सेक्शन सी के ऊपर पार्ट 1 वीडियो है। अब पार्ट 2 वीडियो कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड कर दूँ वरना कल अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें पता चलेगा कि वीडियो कैसी है और अगर लाइक्स नहीं आते तो फिर नेक्स्ट वीडियो को भूल जाना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।